हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर 8 चल रहा था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समझेंगे यहाँ पर, जो कि 2 अंक में पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। काफ़ी बेसिक, हेल्पफुल, नॉलेजेबल क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को इन प्रश्नों को तैयार करना है। ये आपके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकता है किंतु ध्वनि नहीं, क्यों? चूंकि प्यारे बच्चों, आपको पता है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी तक आती है, बीच में कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है, जहां किसी प्रकार का ना तो वायु, ना किसी गैस, ना तो कांच, ना तो ईथर, समझ रहे, मतलब जहां कोई माध्यम ही व्याप्त ना हो उसे हम कहते हैं निर्वात। लेकिन फिर भी सूर्य की प्रकाश की किरणें हमारे पृथ्वी तल तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां पे जो भी साउंड होता होगा, ध्वनि जो भी उत्पन्न होता होगा, क्या हमारे पृथ्वी तक पहुंचता है? ऐसा नहीं होता। इसका कारण क्यों? तो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, है ना, उनको संचरण के लिए, है ना, क्या होती है? एक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, और विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जबकि आपकी जो ध्वनि तरंगे होती है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं। कौन सी तरंगे हैं? यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसी कारण प्रकाश निर्वात में संचरित हो सकती है, किंतु ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होता। यदि आपसे कोई पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, तो लॉजिकल क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं प्यारे बच्चों कि आपके 12th में ही ऐसे क्वेश्चन काम में आए। आगामी समय में भी आप यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है। तो निर्वात में संचरित नहीं होता, क्यों? ध्वनि तरंग, क्योंकि ध्वनि तरंग के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं, और यांत्रिक तरंग तो डेफिनेट प्यारे बच्चों बिना माध्यम के संचरित होता नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत होना क्यों आवश्यक है? कारण बताइए। क्योंकि सबको पता है ओजोन O3 है, एक लेयर है, यानी एक परत है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को, परावैंगनी तरंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। जो कि पता है परावैंगनी तरंगे बहुत हानिकारक होते हैं, जो कि जीव जंतुओं, पेड़ पौधों सभी के लिए नुकसानदायक है। यदि ये ओजोन परत ना हो तो वो परावैंगनी किरणें सीधे हमारे शरीर पर आकर के क्या होंगी प्यारे बच्चों? हमारे शरीर से टकराएंगी, और विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। सबसे ज़्यादा तो ये है कि वो परावैंगनी किरणें आकर के पेड़ पौधों को क्या कर देंगी? सिंपल सा जला देंगी, खत्म कहानी। क्योंकि प्रकाश तीव्रता के साथ आएगा, और वो प्रकाश पेड़ पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। मनुष्य के सीधे त्वचा पर यदि पड़ेगा तो कैंसर जैसे भयानक बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर देखें, ओजोन जो परत है वो वायुमंडल के समताप मंडल में 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच स्थित है। ये जो 10 किलोमीटर का लेयर है, ये बहुत मोटा लेयर है। इसके आजू बाजू भी 10 किलोमीटर ओजोन परत होती है। ओजोन परत लगभग 20 से 21 किलोमीटर की परत होती है, समझ रहे हैं ना। ये सूर्य से आने वाली परावैंगनी तरंगे मनुष्य, जीव जंतु एवं पौधों के लिए अत्यंत ही हानिकारक होती है। ओजोन परत इसके अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक आने नहीं देती, जिससे मनुष्य, जीव जंतु और पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे जीवन को कौन रक्षा दे रहा है परावैंगनी तरंगों से? तो वो है ओजोन। ओजोन के कारण हमारे शरीर में परावैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती, समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, आप तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए रॉक साल्ट के प्रिज्मों का उपयोग किया जाता है, कांच के प्रिज्मों का नहीं, क्यों? क्योंकि भैया कांच का प्रिज्म ऐसा होता है जो अवरक्त तरंगों का अवशोषण कर लेता है, यानी इसके अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। इस कारण से कांच की जगह रॉक साल्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रॉक साल्ट का। तो अवरक्त तरंगों के अध्ययन के लिए हम कांच का प्रयोग नहीं करते। किसका करते हैं? रॉक साल्ट। क्यों? क्योंकि कांच जो होता है वो अवरक्त तरंगों के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, परावैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं, कांच के नहीं, क्यों? तो कांच जो होता है परावैंगनी तरंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए कांच का नहीं बनाया जाता है। जबकि क्वार्ट्ज जो होता है वो परावैंगनी तरंगों को अवशोषित नहीं करता है। ठीक है, अतः परावैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने के लिए लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसा है? परावैंगनी तरंगों को उत्सर्जित करने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यदि क्वार्ट्ज की जगह कांच बना देंगे तो परावैंगनी तरंग उत्सर्जित करने के बजाय खुद अधिकांश भाग को क्या कर लेगा? वो अवशोषित कर लेगा।
इसलिए हमें पराबैंगनी तरंग पूर्ण रूप से मिलेगा ही नहीं। इस कारण प्यारे बच्चों पराबैंगनी तरंग को उत्सर्जित करने वाली लैंपों में हम क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं, बल्ब बनाने के लिए कांच का उपयोग नहीं करते पराबैंगनी तरंगों के उत्सर्जन वाले लैंपों के लिए। ओके, चलिए अगला है विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध क्यों निकलती है। ओजोन मतलब O3, ओजोन मतलब O3, और ओजोन कैसे बनता है, ऑक्सीजन के संयोग से। तो जब विद्युत स्फुलिंग होता है प्यारे बच्चों तो उसमें कुछ पराबैंगनी तरंगें निकलती हैं जो कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कुछ भाग को ओजोन में परिवर्तित कर देती हैं। इस कारण से विद्युत स्फुलिंग के निकट जो भी होता है ओजोन की जैसे गंध आती है। समझ गए कि जब विद्युत स्फुलिंग होता है प्यारे बच्चों तो कौन सी तरंग निकलती है, पराबैंगनी तरंग निकलती है। और ये जो पराबैंगनी तरंग है वो ऑक्सीजन को किसमें बदल देती है, ओजोन में। इस कारण से ओजोन जैसे गंध हमें है ना मिलती है। चलिए अगला, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो उसका क्या पृष्ठीय ताप उतना ही रहता जितना कि अभी है, नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, वायुमंडल क्या है, प्रकाश किरणों को आने देता है, लेकिन जब प्रकाश किरणें कुछ भाग तो पृथ्वी अवशोषित करता है, इसके बाद जब पृथ्वी उसको उत्सर्जित करता है तो वायुमंडल एक उसके आवरण का काम करता है, यानी कुछ भाग को रोक देता है जिससे पृथ्वी का तापमान बना रहता है। लेकिन यदि वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश किरणें आती, पृथ्वी से टकराती और टकराने के फलस्वरूप वो सीधा आकाश में विलीन हो जाती है, जिसके कारण जो पृथ्वी का तापक्रम होता वो कम हो जाता। क्यों, क्योंकि पता है ना प्रकाश किरणें आती हैं, वायुमंडल से टकराती हैं और पृथ्वी तल तक आपतित होती हैं। पृथ्वी उसको कुछ भाग अवशोषित करता है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो तीव्रता जिसकी अधिक होगी वो तो वायुमंडल को भी पार कर जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो परावर्तित हो। लेकिन कुछ किरणों को वायुमंडल का कर देता है, परावर्तित कर देता है। और जब वायुमंडल परावर्तित कर देता है तो वो पुनः किरणें कहाँ आती हैं, पृथ्वी के जमीन के तल पर, जिस कारण से पृथ्वी का जो तल होता है हल्का गर्म बना रहता है। यदि प्यारे बच्चों वायुमंडल ना हो तो फिर पृथ्वी का तापक्रम दिन में बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिन में ज्यादा टेम्परेचर होगा, वायुमंडल भैया कुछ भाग तो अधिशोषित कर लेता है ना, तो संपूर्ण जो प्रकाश किरणें हैं आएगी, पराबैंगनी किरणें आएंगी, तमाम जो भी किरणें हैं है ना, अवांछित किरणें भी पृथ्वी के तल तक पहुंचेंगी। और जो अवांछित किरणें प्यारे बच्चों पृथ्वी के तल के ताप को बढ़ा देंगी दिन के समय में, लेकिन वही जब नाइट का समय आएगा तो एक भी प्रकाश किरण पृथ्वी के तल पर नहीं, सीधे परावर्तित होकर सीधा ऊपर चल जाएगी। इस कारण से पृथ्वी का तापमान माइनस में चला जाएगा, बर्फ जैसे स्थित हो जाएगी हर जगह है ना। तापमान कम होने के कारण प्यारे बच्चों बर्फीला जगह बन जाता और दिन के समय फिर तापमान बढ़ जाता। समझ रहे, ऐसा कंडीशन होता। तो यहां पर उसका उत्तर देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंग दैर्ध्य की अवरक्त तरंगों को वायुमंडल और बादल पृथ्वी की ओर परावर्तित करते हैं, ठीक है, जिससे पृथ्वी का पृष्ठीय ताप बढ़ जाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त तरंगे आकाश में विलीन हो जाती हैं, फलस्वरूप उसका पृष्ठीय ताप कम हो जाता। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया, समझ गए। चलिए अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, रडार प्रणाली में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है क्यों। रडार प्रणाली आपको पता है कि जैसे मान लीजिए जासूसी के क्षेत्र में हम रडार का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपके सीमा के अंतर्गत किसी का विमान आ गया है, उसका हम कैसे पता लगाएंगे, तो ये रडार प्रणाली होता है। यहाँ से तरंगे भेजी जाती है जो टकरा करके आके संसूचक को बताता है कि कुछ न कुछ माध्यम यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होगा मतलब प्यारे बच्चों वो फैलेगा नहीं, बिना फैलाव के अत्यधिक दूरी तक जा सकता है। समझ रहे हैं, इसी कारण से सूक्ष्म तरंगों को हम रडार के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म तरंग हैं अत्यधिक दूरी तक भेजे जा सकते हैं और इनका फैलाव नहीं होता, इनका विवर्तन नहीं होता, ये संकीर्ण किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ते रहते हैं। इस कारण से प्यारे बच्चों इसको हम किसी भी दिशा में भेज सकते हैं और इसीलिए ये रडार प्रणाली में उपयोगी होता है। ओके, आप लोग लिख लेंगे, सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है, अतः ये तरंगे विवर्तित नहीं हो पाती और बिना फैलाव के संकीर्ण किरणपुंज के रूप में आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार सूक्ष्म तरंगों को संकीर्ण किरणपुंज के रूप में किसी भी दिशा में भेजा जा सकता है। ओके, तो जो आपका रडार प्रणाली है प्यारे बच्चों, इसमें हम सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। याद रखना, यदि ऑब्जेक्टिव में आ गया रडार प्रणाली में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कोहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो कोहरे में संकेत के रूप में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है,
क्यों? अवरक्त तरंग का प्यारे बच्चों तरंग दैर्ध्य क्या होता है? अधिक होने से इन तरंगों का प्रकीर्णन बहुत कम हो पाता है। इस कारण से ये अधिक दूरी तक क्या कर सकती है? जा सकती है। तो ये आपका क्लियर है। तो कुहरे में संकेत के रूप में किन तरंगों का प्रयोग करेंगे हम? तो प्यारे बच्चों वो है अवरक्त तरंग। फिर से समझिएगा थोड़ा सा कि अवरक्त तरंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। अधिक होता है इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, इसका तरंग दैर्ध्य अधिक है तो इसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा, और प्रकीर्णन कम होगा तो ये अधिक दूरी तक जा सकेगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। फोटोग्राफी के अंधेरे में कमरे में लाल रंग का धीमा प्रकाश रखा जाता है, क्यों? लाल रंग के फोटान की ऊर्जा बहुत कम होती है, अतः लाल रंग का धीमा प्रकाश फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? फिर समझिए, लाल रंग के फोटानों की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, अतः जो लाल रंग का धीमा प्रकाश है फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित नहीं कर पाता। इसलिए इसको हम धीमा रखते हैं, क्योंकि धीमा रहेगा फोटान की ऊर्जा कम होगी, इसलिए फोटोग्राफी प्लेट प्रभावित नहीं होगा। इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि आज के जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग तैयार कर लेंगे और आपसे बनेगा भी। और प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से तैयार करें ताकि आगामी समय में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे बन जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। यदि नोट्स लेना है तो 9685299149 पर कॉन्टेक्ट करें, 9685299149 पर, ताकि आप लोग यदि हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।